वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक हमारे अतीत हिस्ट्री से चैप्टर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नूपुर क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अतीत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक पहले आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसी बात नहीं थी दोस्तों। पहले जब लोगों के पास साधन नहीं थे, तब भी लोग यात्राएं करते थे। कैसे करते थे, हम लोग इस पाठ में जानेंगे। इतिहास का अध्याय 2 उन आरंभिक लोगों से संबंधित है जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। अध्याय में कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, कैसे वे खेती और करते हैं, कैसे उन्होंने पशुपालन आदि शुरू किया। अध्याय में मेहरगढ़ में जन्म से लेकर मृत्यु तक की लोगों की यात्रा की व्याख्या के साथ ये अध्याय समाप्त होगा। शिकार से भोजन के उत्पादन तक प्रत्येक विषय को विस्तार से इसमें आप समझ सकते हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों का वर्णन करते हैं जो 2 मिलियन साल पहले आखेट खाद्य संग्रह संग्राहक के रूप में रहते थे। आखेटक और खाद्य संग्रह, यहाँ इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये पहले तो शिकार करते थे, लेकिन इसी के साथ साथ ये अपनी चीज़ों का संग्रह करना भी जान गए थे, उनको संभाल कर रखना जान गए थे। इसीलिए इनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। ये नाम उन्हें प्रदान किया गया था क्योंकि उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार किया, मछली और पक्षियों को पकड़ा, उनके बीज के लिए फल, जड़ें, नट, बीज, पत्ते, डंठल और अंडे इकट्ठा किए थे। इसलिए ये सब इकट्ठा करना जान गए थे, ये सब कुछ कलेक्ट करके रखना, संभाल के रखना सीख गए थे। इसलिए इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाने लगा था। अब निम्नलिखित कारणों से आखेटक खाद्य संग्राहक इधर उधर घूमते थे। तो आइए जानते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। यदि वे लंबे समय तक एक स्थान पर रहते तो वे सभी उपलब्ध पौधों और जानवरों के संसाधनों को खा जाते। अगर एक ही जगह पे वो रहते तो बहुत सारी जो उनके आसपास के संसाधन थे, पेड़ पौधे या जानवर, उनको वो खा लेते। पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे हैं, इसलिए इन लोगों को शिकार करने के उद्देश्यों के लिए उनके पीछे जाना पड़ता था और वे जहाँ जाते थे आसपास वहीं पर वो बस जाते थे। और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसका पालन करना भी शुरू किया। लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश की और अलग अलग मौसम में गए, इन्होंने अलग अलग तरह के पौधों को देखा। अपने स्थानों पर रहने वाले लोगों को अपने स्थानों से शुष्क मौसम के दौरान पानी की तलाश में भी इधर उधर ये लोग जाते थे। पानी एक जगह पर जहाँ वो रह रहे नहीं मिलता था, तो अलग जगह पानी की तलाश में घूमते रहते थे और फिर जाके वहीं पर कुछ दिनों के लिए बस जाते थे। इसलिए ये इधर उधर भी यात्रा किया करते थे। अब आरंभिक मानव के इस बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव से हमें इस बारे में कैसे जानकारी मिलती है, हम इसके बारे में ध्यान देंगे। देखिए, पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये पत्थर के औजार हैं। इंसान पत्थर के औजारों का उपयोग जड़ों को खोदने के लिए भी किया करता था, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया करता था। अब हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती थी? इतना सब कुछ हम कैसे जान पाए कि आदि मानव क्यों यात्रा करते थे, कहाँ से उन्हें ये सारी चीज़ें मिली? तो उसके लिए पुरा स्थल हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था
और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन स्थानों को हम पुरास्थल कहते हैं। आगे के अध्याय में आप लोग इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक भीमबेटका की गुफा दिखाई गई है। ये भीमबेटका की गुफा है जहाँ पर आदि मानव रहते थे। ये इस समय मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्त पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। आपको भी इसी तरीके से अन्य गुफाओं का भी पता लगाना है। अच्छा, आगे देखेंगे क्योंकि ये पत्थर के उपकरण को जगह जगह पर मिलते थे, इसीलिए देखिए एक ये उन्हीं पत्थरों से दीवारों पर चित्र बना देते थे जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। मतलब जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उन्हीं की दीवारों पर कुछ चित्र अंकित कर देते थे, बना देते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे ये नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं, ये देख रहे हैं आप। इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये आप कल्पना कर सकते हैं ये किस तरीके से एक पात्र है। ये पात्र उसी समय का है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। उन्होंने पत्थर, लकड़ी, हड्डी के उपकरण बनाए और उनका इस्तेमाल किया है। इनमें से पत्थर के उपकरण सब अच्छे से मतलब काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते थे, इसलिए ये बच गए। मांस और हड्डी को काटने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। छाल जो होती है पेड़ों की छाल से, और खाल जो होती है जानवरों की, फलों की जड़ों को काटने के लिए ये पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी को काटने के लिए भी इन्होंने अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया। कुछ पत्थर के औजार बनाए जिससे लकड़ी को काटने का काम भी ये करते थे। फिर लोग निम्नलिखित उपलब्धता वाले स्थानों पर रहना पसंद करते थे, जैसे कि जहाँ पर पानी के स्रोत उनके पास थे वहाँ पर ये रहना पसंद करते थे। पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करते थे। नदियाँ और झीलें जहाँ पर उपलब्ध थीं, लोगों ने उन जगहों को खोजने की कोशिश की जहाँ पर शिकार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला पत्थर आसानी से उपलब्ध था। मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों को भी ये ढूंढते थे। आग की खोज। अब आरंभिक मानव ने आग की खोज कैसे की? इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आरंभिक मानव के हाथ में 2 पत्थर हैं। हो सकता है इनके घर्षण से, इसको रगड़ने पर जो ऊष्मा हो या चिंगारी निकली हो, उससे आदि मानव ने आग की खोज की हो। आगे आप देखेंगे राख के निशान बताते कि उस समय लोगों ने आग का आविष्कार किया था। इसका इस्तेमाल वे किन चीज़ों के लिए करते थे आप लोग जानते हैं, जैसा कि आज भी आग का इस्तेमाल कई बार प्रकाश के स्रोत के रूप में होता है। ये आदि मानव जो थे वो मांस को भूनने के लिए या जानवरों को डराने के लिए भी आग का उपयोग करते थे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ था। इससे घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसलिए लोग इन जानवरों के पालन के बारे में सोचना भी शुरू कर चुके थे। लोग अपने घरों के पास उनके लिए जानवरों के लिए खाना रख देते थे और लोग उनके पास आते थे। मतलब जो जानवर थे वो उस खाने को खाने के लिए आते थे और लोग उन्हें फिर पालतू बना लिया करते थे। लोगों ने जिस जानवर को सबसे पहले पाला था वो आवश्यक रूप से कुत्ता ही रहा होगा। भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर जैसे जानवर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोगों ने इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों से बचाया भी था और बचाकर इन्हें पालतू बनाकर अपने पास रखते थे। इससे लोग चरवाहे भी बने। फिर आगे हम पढ़ेंगे बसने की प्रक्रिया। लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। पौधों की देखभाल करना, पानी निकालना, निराई करना, ये सारा काम करना पड़ता था। इसलिए लोग जहाँ पर अपनी फसल बोते थे वहीं पर उन्होंने बसना भी शुरू कर दिया। जानवरों और पक्षियों को भी भगाया जब तक कि वे दाने पक नहीं गए। फिर वे अन्न और बीज के लिए अनाज का भंडारण करने की सोचने लगते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन
बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू किए, टोकरियाँ बुनी, फिर गड्ढे खोदकर उनमें भंडारण भी किया। इस तरह से आपने देखा कि कैसे मानव ने सबसे पहले फसल उगाना सीखा, फिर कैसे उसने फसल उगाने के साथ साथ उनको संग्रह करना, उनको इकट्ठा करना भी सीखा। उसने शिकार सीखा तो जानवरों को पालना भी सीखा, और जानवरों को पालने के साथ साथ उन्होंने चरवाहे भी बने, उनकी रक्षा भी करना सीखा। और संग्रहण के लिए सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने चीज़ों को जब संग्रह करना था तो उन्होंने उसके लिए बर्तन भी बनाने शुरू किए और टोकरियाँ बुनी और गड्ढे भी खोदकर उनमें भी भंडारण का कार्य किया। अब हम जानेंगे कि चलते फिरते खाद्य भंडार क्या हैं। आरंभिक मानव जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडारण के रूप में देखते थे। जानवर जो थे वो बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था। भोजन का अच्छा दूध जो है वो भोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें क्या मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो है वो भोजन के भंडार के रूप में इनका एक तरीका भी है। अब हम जानेंगे कि आओ आरंभिक कृषि को और पशुपालकों के बारे में जानें। हम आरंभिक कृषकों के बारे में और पशुपालकों के बारे में जानते हैं। मानचित्र में आपको नीले रंग के कई वर्ग दिखाई देंगे। आप आगे मानचित्र देखेंगे नीचे, तो मानचित्र में आपको कई नीले रंग के ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिसमें बुर्ज ओम की बात की गई है, मेहरगढ़ की बात की गई है, चिरांद है, इसी के साथ साथ दाऊजली होर्डिंग है, तो इनकी बात की गई है। अब हम आगे सुनेंगे इसमें कि मानचित्र में जो आपको ये कई नीले रंग के वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने उस जगह को वो ढूंढा है। जैसे पुरातत्वविदों को वो पुरा स्थल जिनकी बात हम करते हैं, ये वो जगह है जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालकों के कृषक होने या पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ये देखिए, अब त्रिकोण वाले स्थल जो है ये भी पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जैसे भीम बैठका की गुफा है, हुंगी है, कुरुनूल गुफाएं हैं। अब पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर देखा जाएगा कि झोपड़ियाँ, घरों के निशान भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि अब पहले की अपेक्षा लोगों का जीवन में कुछ स्थिरता आई है। लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। उन्होंने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर खाना पकाने के चूल्हे भी पाए हैं। वे बताते हैं कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। कई स्थलों पर पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें से कई पहले के पुरापाषाण के औजारों से काफ़ी भिन्न है, मतलब उनमें आधुनिकता आई है समय के साथ साथ, इसलिए उन्हें नवपाषाण काल का पत्थर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस उपकरण में उन्हें पॉलिश किया जाने लगा था। मोटार और मूसल जैसे औजार भी थे। मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए ये लोग करते थे। इन उपकरणों के अलावा कुछ उपकरण हड्डी के भी बने हुए पाए गए थे। कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनमें सजावट का काम भी हुआ था। चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये इनका उपयोग करते थे। लोगों ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हुए जैसे कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए जैसे कपास। अब मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात देखेंगे। ये देखिए, यहाँ ये मेहरगढ़ के एक घर का चित्र है। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहाँ पर लोग उनके अपने जो भी मृतक होता था उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ों को भी साथ में दफन कर देते थे। जैसे इस चित्र में आप देखेंगे कि एक बकरी को भी उसके साथ दफनाया गया। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते थे कि परलोक में भी मृतक को खाने के लिए कोई सामान या किसी चीज़ की ज़रूरत होती होगी। मरने के बाद भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लोगों को होती होगी, इसलिए उन्होंने उसके साथ, मरने वाले के साथ अन्य चीज़ों को भी दफन करना शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ उन स्थानों में से एक था जहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ उगाना सीखा था, और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया गया था। इस गांव में जानवरों की कई हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में अन्य स्थानों में से एक है वर्गाकार आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। जब लोग मर जाते थे तो उनके रिश्तेदार और दोस्त उनका सम्मान करते थे। मृतक को
बकरियों के साथ दफनाया गया था, जो कि संभवतः असली दुनिया में भोजन के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए था। मेहरगढ़ में कई दफन स्थल मिले हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।